नमस्कार, न्यूज 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ हैं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष जो अभी अभी डिस्टिंक्शन से पास किए हैं। तो मनोज तिवारी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। ये बताइए कि मनोज तिवारी 3 साल पहले पूरबिया जो सिंगर या सुपरस्टार थे, एक स्टारडम वाले थे, वो सडनली गंगा किनारे से यमुना किनारे आके सियासतदान बन गए। इसमें लोगों की दुआएं हैं। जो मैंने एक पॉजिटिव रास्ता अपनाया है और जीवन में मैं उसी पे चलना चाहता हूँ। मुझे ये विश्वास है कि जो लोग हैं, जो मतदाता हैं, जो हमारे देश के लोग हैं, दिल्ली के लोग हैं, हर सबको समस्याएं तो अनेक हैं, लेकिन वो चाहते हैं सबका निदान सकारात्मक ढंग से हो, उसी रास्ते पे चलता रहा। 3 साल बहुत कम वक्त होता है राजनीति में। मैं भी अपने को ना शीशा में आजकल देख के ऐसे सोचता हूँ कि क्या ऐसा हुआ जो 4 साल में, 3 साल में लोगों का इतना प्यार मिला। अब इसकी समीक्षा हम भी करेंगे। ग्रह नक्षत्र बदल गया मनोज तिवारी का, पता नहीं क्या बदला, लेकिन मुझे लगता है मैं वैसे ही हूँ जैसे मैं गांव में 4 किलोमीटर दूर चल के पढ़ाई करने जाता था, तब भी मनोज तिवारी ऐसे ही था। जब मैं बनारस पढ़ने आया, बनारस में रह गया, उन गलियों में 3 किलोमीटर हम वो प्रहलाद घाट से और ईश्वर गंगी आदर्श सेवा विद्यालय तक पढ़ने जाते थे, तभी मनोज तिवारी वही था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ते हुए हॉस्टल में रहता था, वही मनोज तिवारी था। एमसीडी चुनाव में तमाम ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि ये मनोज तिवारी आए और उन्होंने हम लोगों का गला रेत दिया। तमाम लोगों को आपने जो है उनका टिकट काट दिया। नहीं, वो बड़े आपसे नाराज हैं। अब क्या करें, अब चूंकि आपकी पार्टी जीत गई है इसलिए वो शांत हैं, चुप हैं। लेकिन तथ्य तो ये है कि पार्टी के हाईकमांड और आप लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि सडनली एक साथ हम लोग एक बड़ा तबका जो है उसको हटा देंगे। बिल्कुल, क्योंकि उनके खिलाफ करप्शन के तमाम चार्जेस लगे थे ना। और अगर आप लोग को इस बात का डर था कि केजरीवाल उनके ही ऊपर अटैक करेंगे। नहीं, हमारा जो निर्णय था, हम सभी का, हमारे बीजेपी का, टीम बीजेपी दिल्ली का, वो ये था करप्शन के लिए नहीं, लेकिन इमेज अजीब सी बन गई थी जो भारतीय जनता पार्टी के 2014 की बाद से जो हमारी बीजेपी है उससे मैच नहीं करता था। नरेंद्र मोदी के नीतियों से मैच नहीं करता था। वो क्यों ऐसी इमेज खराब हुई? वो करप्ट नहीं थे, वो परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा किए। अनुराधा जी, सच बताऊं आपको, उन्होंने मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, उन्होंने 6 स्टेडियम बनाए हैं, उन्होंने 216 नए स्कूल खोले हैं, उन्होंने बिजली बनाने का संयंत्र, कूड़े से बिजली बनाने का संयंत्र शुरू किया है। उसकी एलईडी लगा करके 153 करोड़ रुपया बचाया, सीसीटीवी लगाए, लेकिन बता ही नहीं पाए। लेकिन कहा तो यही जाता है कि दिल्ली एमसीडी जो है उसके तीनों कॉर्पोरेशंस इतने करप्ट रहे, इतने करप्ट थे, जिस तरीके का इल्जाम आप लोग, चलिए आज आपकी जीत हो गई तो सब धुल गया, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस कि आपके ऊपर चैलेंजेस बहुत ज्यादा है आज की डेट में। और आपको चैलेंज करने वाला अरविंद केजरीवाल आपके सामने ही बैठे रहे, भले वो हार गए हों, लेकिन चैलेंज तो जबरदस्त है। अरविंद केजरीवाल हमें चैलेंज करें तो हमको स्वीकार है, हमारे ऊपर आरोप लगाएं, सवाल उठाएं, हम जवाब दे सकते हैं। लेकिन कोई मुख्यमंत्री पद पे बैठा हुआ व्यक्ति जनता को धमकी दे, पब्लिक को बददुआएं दे, शराब दे, मुख्यमंत्री जीवन बांटने के लिए होता है। अनुराधा जी, वो पहली बार देखा एक मुख्यमंत्री मौत बांटने की बात करता है। हम बीजेपी को वोट दिया तो डेंगू चिकनगुनिया फैला देंगे, वो दाम बढ़ाने की बात, बिजली पानी का दाम बढ़ा देंगे, बच्चों की हाय लगेगी। किस मानसिकता, नेगेटिव मानसिकता तक वो चले गए। वो हमारे लिए चुनौती नहीं है, वो चुनौती अपने लिए और अपनी पार्टी के लिए है। आज आम आदमी पार्टी की जो भी हसर हुई है, ऐसा नहीं कि आम आदमी पार्टी में सभी लोग बुरे ही हैं, बहुत अच्छे लोग हैं जो देश की सुंदरता के लिए, देश के भले के लिए आए थे राजनीति में। आज सब वो छले हुए महसूस कर रहे हैं। उनके पार्टी के अंदर देखिए क्या हो रहा है। मैं समझता हूं जब भी कोई मुख्यमंत्री निर्माण की जगह नष्ट करने की प्रवृत्ति रखेगा, जब भी कोई मुख्यमंत्री जनता को पिन चुभा के, उसको तकलीफ दे के राजनीति चमकाने की कोशिश करेगा, उसको जनता नकार देगी। और इस समय नरेंद्र मोदी जी का काम दिख रहा है। आप लोगों का काम बोलना चाहिए, ना कि नरेंद्र मोदी, सिर्फ नरेंद्र मोदी। अनुराधा जी, नरेंद्र मोदी जी हमारी पॉलिसी का नाम है।
तो भारतीय जनता पार्टी अपनी पॉलिसी कैसे छोड़ दे? नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, ये लोग हमारी पॉलिसी हैं, तो उनको हम छोड़ दे तो विपक्ष तो यही चाहता है कि तुम पॉलिसी ही छोड़ दो। बीजेपी अपनी पॉलिसी नहीं छोड़ेगी। फेस हम लोग हैं, हम उसको गलियों तक काम कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम दिल्ली बीजेपी है, हम 7 सांसद हैं, हम सभी लोग उसको लेकर, हमारे सभी कार्यकर्ता हैं, सभी हमारे विधायक प्रत्याशी हैं, सभी हमारे पार्षद हैं, वर्तमान में भी जो थे भी। अंदर में तो गुटबाजी बहुत थी, सबको पता है, लेकिन सब डर के मारे सब चुप हो गए। आप ऐसा बात बोलती हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। आप वो बात बोले जो आपके कान में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वाले डालेंगे। अरे जब आइए जाइए, जिसके जिसके टिकट कटे उनसे बात कीजिए ना, ऑफ द रिकॉर्ड क्या क्या बोलते हैं। नहीं नहीं, वो हमको बहुत बधाइयां दे रहे हैं और डर के मारे। नहीं नहीं, बीजेपी का सच्चा सिपाही कभी डरता नहीं और वो कोई गलत काम करता नहीं। एक पुरवैया होने का की जो आपकी छाप है, और दिल्ली में चूंकि 40% वोट जो पुरवैयों का है, उसमें आपने पूरी, जो कि अरविंद केजरीवाल पिछले इलेक्शन में बकायदा पूरी तरह से ले गए थे, उसमें आपने अगर जबरदस्त सेंध लगाई है, इसका आपको जबरदस्त फायदा मिलना भी चाहिए। लेकिन देखिए, मुझे गर्व है कि मैं पूरब का हूं और पूरा भारत ही पूरब है। मनोज कुमार जी ने वो गीत गाया था ना, देखिए 40 साल पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं, हर जान की कीमत जानते हैं। पूरी झुग्गियों की जो भावनाएं हैं वो हमारे भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी से जुड़ गई, हमसे जुड़ गई। झुग्गी झुग्गी जाना है, हर घर में दीप जलाना है, दिल्ली के बच्चों के चेहरों पर खुशियां बिखराना है। हम चलेंगे संग किसानों के, हम चलेंगे संग जवानों के, राष्ट्रवाद की अलख जगाते दिल्ली के दीवान। क्या दिल्ली के भावी मुख्यमंत्री से हम बात कर रहे हैं क्या? नहीं, आप दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष से बात कर रही हैं। प्रदेश अध्यक्ष तो आप हैं जी, मैं तो भावी पूछ रही हूँ। गर्व से कहो कि मनोज तिवारी दिल्ली के मुख्यमंत्री का चेहरा है। अगला दिल्ली का मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होगा। इतना प्यार दे दिया है लोगों ने बीजेपी को, और बीजेपी के मुख्यमंत्री बनने के लिए बहुत सारे लोग हैं। हमारा संस्कार है कि हम नई लीडरशिप क्यों तैयार कर रहे हैं। चलिए मनोज तिवारी, एक और बात बताइए, चूंकि आप पुरवैया हैं। एक तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, बार बार मुझे पुरवैया की परिधि में मत बांधिए। मैं पूरब का हूं, पर मैं दिल्ली का एक वासी हूं। यहीं की झुग्गियों में रह करके स्ट्रगल किया, यहीं की बरसाती में, लोधी रोड की बरसाती में रह करके मैंने अपना संघर्ष किया है, सफलता पाई है। और कोई समाज, पंजाबी समाज हो, वैश्य समाज हो, जाट गुजर समाज हो, झुग्गियों में जाइए, अनथराइज कॉलोनियों में जाइए, हर जगह मनोज तिवारी को लोग यूं हाथों हाथ लेते, इतना प्यार देते हैं कि मैं आपसे बोल नहीं सकता। सो मुझे एक जगह बांधिए मत। आज पुरवैया लोगों को पूरी दिल्ली ने प्यार दिया है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ, मैं बिल्कुल मानती हूँ, रहने वाला हूँ, दिल्ली की बात सुना। तो भारत का रहने वाला, जरा सा उत्तर प्रदेश की बात बताइए। जो रोमियो स्क्वाड जो शुरू किया है आपकी सरकार ने, वहां पे बीजेपी की सरकार ने, उसे आप कैसे देखते हैं? महिलाओं की सुरक्षा हर हाल में जरूरी है। जो लोग महिलाओं को छेड़ते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं, वो समझते हैं कि उनको कोई रोक टोक नहीं सकता। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी, योगी जी, उसके लिए एक खतरा है। उन लोगों को सावधान हो जाना चाहिए। कोई प्रेमी जोड़ा हो, खूब आराम से बैठे, कोई उसको अगर परेशान उसके नाम पर दबंगी करे, ये सही है? नहीं, उसके नाम पे दबंगई ना करे। ये हमारे मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ कहा है और चिताया है सबको। भारतीय जनता पार्टी कभी दबंगई बर्दाश्त कर सकती है? गौ रक्षक ब्रिगेड भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने वाला नरेंद्र मोदी। हाँ, जो गौ रक्षक ब्रिगेड है वो आपके वृहद परिवार का, जो एंटी रोमियो स्क्वाड है वो आपके वृहद परिवार का। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट चेतावनी दे दी है, और उसके लिए यूपी की पुलिस का, अभी जो यूपी की पुलिस का स्टेटमेंट आया है, डीजीपी का स्टेटमेंट आया, जो भी गोरक्षा के नाम पे गुंडई करेगा, अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश करेगा,
उसको हम सीधा कर देंगे, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के शासन का कहना है। लेकिन लोग दिल्ली के डरे क्यों हुए हैं मनोज जी? कहीं ना कहीं एक डर सा आ गया, स्पेशली यंगस्टर्स में, कि बीजेपी आ गई तो ये वैसे वाली चीजों को लेकर के, जैसे पॉलिटिकल डिस्कोर्स में लेके आई है कि एंटी रोमियो स्क्वाड, भगवा ब्रिगेड, गौरक्षक ब्रिगेड, ये सब लेके आ गई है। अनुराधा जी, 181 सीट डर के मिलता है क्या? 138 अब तक सबसे ज्यादा मिला था 272 वार्ड में। जो दिल्ली 272 में हमको 181 देती है, और बाकी भी जो 10-12 है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे वाले ही हैं, जो कोई बागी लड़ गया, कोई यहां कर गया। लेकिन 181 सीट देने वाली दिल्ली को आप कैसे कह सकती हैं कि डर के वोट दे रहा है? चलिए, नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट दे दिया, आप तो खुद ही मान रहे हैं। नहीं, नरेंद्र मोदी जी के नाम पे नहीं, नरेंद्र मोदी जी के काम पे, 3 साल के काम पे। और राइट टू रिकॉल का यूज कर लिया अरविंद केजरीवाल के काम पे। आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ यह रेफरेंडम है जी, हाँ? जी, और उनको रिजाइन कर देना चाहिए अगर नैतिकता है तो। जहां 70 में 67 सीट मिलता हो, और उतनी ही परिधि में, उसी दिल्ली में आपको 272 में 67 वार्ड नहीं मिलता हो, आप अभी कैसे बने हुए हैं कुर्सी पे? आप किस तरह से कह सकते हैं कि अभी ये रेफरेंडम नहीं है? रेफरेंडम क्यों? एक नगर निगम का चुनाव रेफरेंडम हो गया। तो नगर निगम उसी दिल्ली में हुआ ना जहां से 67 सीट पाए। अरे अरविंद भाई जी, अजय माकन से कुछ सीखो ना। अजय माकन ने तो इस्तीफा देके चलते बने। उसी दिल्ली में जहां आप तो अगर आप लोग नहीं जीते होते तो मनोज तिवारी इस्तीफा दे दिए होते? 100% दे दिए होते। मैं तो बार बार कह रहा था कि हार की जिम्मेदारी मनोज तिवारी की, हम जीत की जिम्मेदारी सारे अपने कार्यकर्ताओं सहित नरेंद्र मोदी जी की नीतियों, अमित शाह जी की योजनाओं को दे रहे हैं दिल्ली के जनता को। हार सिर्फ मेरी होगी, मैंने स्पष्ट रूप से कहा है, आप निकाल लीजिए। आपके चैनल पे भी बोला था मैंने। मैं इसलिए परेशान हूं कि एमसीडी का बजट 9000 करोड़, आप उसको रिलीज करते हो 2800 करोड़, 6200 करोड़ नहीं देते हो। आप उसको अन्य प्लान हेड में खर्च भी नहीं कर सकते। आप आर यू फ्रेंड ऑफ दिल्ली? पर ये माहौल तो अभी रहेगा 2.5 साल। तो आप लोग क्या करेंगे जब तक उनकी सरकार है? और अगर एमसीडी का बजट उनको ही रिलीज करना है, उनके ही थ्रू आना है, तो आप कैसे प्रूव करेंगे कि आप बहुत सॉलिड काम करेंगे? तो 2.5 साल निकल जाएगा। 2.5 साल निकल जाएगा, दिल्ली की बद्दुआएं लगेंगी उनको। ये लोग साल 6 महीना में इनको इन्हीं के लोग हटा देंगे, ऐसा दिख रहा है इन लोगों के झगड़े में। ये मान लिया जाए कि दिल्ली की जो 3 महापौर होंगी वो विमेन होंगी, ऐसी बातें कही जा रही जी। तीनों हमने डिसाइड कर लिया है कि दिल्ली की तीनों महापौर महिला सशक्तिकरण को मजबूत करती हुई तीनों महिलाएं होंगी। अच्छा मनोज तिवारी जी, अब आपके साथ मैं आपके एक जैसे कह सकते हैं वेल विशर, पार्टी में आए हुए हंसराज हंस जी को बुलाना चाहूंगी। अरे आए हैं क्या? जी आए हुए हैं। हाँ। और आपके साथ मैं उनको बैठाऊंगी। बहुत सुंदर इंसान है। आइए, नमस्ते। नमस्ते। वाह वाह वाह, इन्होंने बहुत मेरा साथ दिया। मनोज जी, आपके साथ आज हंसराज हंस जी हैं। इन्होंने आपके इस एमसीडी के इलेक्शन में बहुत आपका साथ दिया। बहुत साथ क्या बोले, भारतीय जनता पार्टी टीम दिल्ली बीजेपी बहुत धन्यवाद करती है भाई हंसराज हंस जी की। मैं इनका बहुत पुराना फैन हूँ अनुराधा जी, और इनका स्वर, इनकी रूह, सब कुछ इस देश के बेहतरी के लिए धड़क रहा है, और उसका लाभ इन्होंने दिल्ली को दिया। मैं इनको सलाम करता हूँ। आप लोग दोनों ने मिलके एक इलेक्शन के दरमियान गाना गाया था। अरे मुझे बहुत कुछ गाए थे हम लोगों ने। एक दिन तो भैया को रिजल्ट आया तो हम लोग गा रहे थे साथ में, उसको किसी ने वायरल भी कर दिया। वो क्या था? नित खैर मंगा, क्या गुनगुना दीजिए। नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरे, दुआ ना कोई होर मंग दी। नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, दुआ ना कोई होर मंग दी। होवे मनोज दी उम्र लमेरी,
दुआ ना कोई होर मंगे दी। होवे दिल्ली ते बच्चों की उम्र मेरी दुआ ना कोई होर मंगी दी, नित खैर मांगा सोनिया में ते। और मैंने इसमें भोजपुरी लाइन जोड़ दिया था कि सब ताकता नरेंद्र मोदी ओरी, सब ताकत नरेंद्र मोदी ओरी, दुआ ना कोई होर मंगे दी। नित खैर मंगा सोनिया में तेरी। इनकी तो सुरों का जो ये बादशाह है ना जी, इनको राज गायक की उपाधि मिली जी। पंजाब से। और वो क्यों मिली? क्योंकि यहाँ से लेके और यहाँ तक बिल्कुल एक है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि हंस जी जितने बढ़िया और इतने बेहतरीन गायक हैं, और इस तरीके की गायकी को इन्होंने इतना यंगस्टर्स में फैलाया। एक दिन इन्होंने हमें बहुत बड़ा एक लाइन दिया, कहीं भैया का कंसर्ट हो रहा था, वो क्या था बाजी वो जिंदगी। हाँ जरा एक बार एक सुनिए आप अनुराधा जी। मैं शुरू करने से पहले अर्ज़ कर दूं कि हम दोनों नरेंद्र मोदी साहब के और उनकी पॉलिसियों के आशिक तो हैं ही, पार्टी के लिए काम तो करते हैं, करते रहेंगे, लेकिन ये पहली कैंपेन है जो इतने इंटरेस्टिंग वे में, इतना दिलचस्प था कि सारा दिन हम रोड शो कर रहे हैं, फिर अलग अलग हो जाते थे, फिर रात को इकट्ठे होते थे। रियल आर्टिस्ट हैं। आर्टिस्ट का कोमल जो हृदय होता है, एक पॉलिटिशियन भी बहुत कमाल के लोग होते हैं, लेकिन पॉलिटिशियन प्लस जो अंदर इनके है ना आर्टिस्ट, मासूमियत, वो उसका मैं आशिक था और थके ही नहीं बिल्कुल काम करते। तो इन्होंने जो हुक्म किया था वो एक प्रे है, हमने कैंपेन करने से पहले शुरू की थी इकट्ठे। अच्छा। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफी के सफ़र भी देना, गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं गूंगा था, गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूँगा, अब मैं बोलूँगा तो बातों में असर भी देना। एक देखो हम जब कैंपेन पे जाते थे एक और बात थी, मेरे उलझे हुए ख्वाबों को तराजू दे दे, इसमें बैलेंस्ड होना, पेशेंस रखना बड़ा ज़रूरी है। मेरे उलझे हुए ख्वाबों को तराजू दे दे, मेरे मालिक मुझे जज्बात पे काबू दे दे, मैं समंदर भी किसी गैर के हाथों से न लूं, और एक कतरा भी समंदर है अगर तू दे दे। ऐसी ये तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही। तो ये फलसफा जो है आप लोग नरेंद्र मोदी जी को कब सुना रहे हैं, मैं ये पूछना चाहती हूँ। नहीं, ये उन्हीं को देख करके, उनसे सीख करके ये इसको हम लोग पसंद कर रहे हैं, क्योंकि वो हर बार हर कदम वो इन्हीं फलसफों को एक उन रस्तों पे चल रहे हैं। ये देश यूं ही नहीं उनको इतना प्यार कर रहा है अनुराधा जी। नहीं, मैंने माना, लेकिन ये पूरी जो आपकी जो पूरी पार्टी की का जो एक अग्रेशन कहीं ना कहीं दिख रहा है ना, चाहे वो कहीं पे भी हो, अग्रेशन मनोज जी वो दिखता है। हो सकता है कि लोग ज़्यादा उन्माद में हो, यंगस्टर्स हैं ज़्यादा, थोड़े अभी हाइपर हो जाते होंगे, लेकिन इस फलसफा को आपको नहीं लगता कि आपकी पूरी पार्टी को आपको इसको फैलाना चाहिए? अब इससे बड़ा विरोध क्या होगा कि प्रधानमंत्री जी सरेआम एक माइक से और ऐसे लोगों को चेतावनी देते हैं, लेकिन फिर भी उनकी बात सुनी नहीं जा रही है। उनकी बातों को हर उन्हीं की तो सुनी जा रही है। नहीं, लेकिन अगर उनकी सुनी जा रही है तो पूरे देश में इस जिस तरीके से गौरक्षा के नाम पर मारकाट हो, अगर या कहीं पे भी दंगे हो जा रहे छोटे छोटे, तो नहीं होना चाहिए ना, लोगों को इतनी समझदारी होनी चाहिए। मैं अगर जी 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 मैं अर्ज करूं कि जब से ये सियासत इंडिपेंडेंट के बाद, पार्टीशन के बाद शुरू हुई है, ऐसा औरा किसी लीडर का नहीं हुआ।
वो इसी फलसफे की वजह से है। वो योगी भी हैं, साधना करते, ध्यान करते हैं, बाकायदा मेडिटेशन करते हैं, वरना आदमी थक जाता है, वरना आदमी बैलेंस्ड नहीं रह सकता। जितनी उनकी मानेंगे, देखो इतने इतने वली पैगंबर औलिये आए, उनकी नहीं इन लोगों ने मानी। अब ये तो कंपैरेटिवली इतना खूबसूरती से इनका फ़लसफ़ा जा रहा है। जो बंदा कहता है सबका साथ सबका विकास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो बोलता कि गौरक्षक जो ये जो होता है दबंगई क्या बोलते हैं आप, हाँ, वो अननेसेसरली मत करो। जो बोलता दलितों को मारना तो पहले मुझे गोली मारो। बंदा गरीबों के लिए, बेटियों के लिए, इस नेशन के लिए, इस मुल्क को अपलिफ्ट करने के लिए रात दिन इसके अलावा कुछ सोचता नहीं। उसके बाद यही वो प्रे करते हैं, ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर, वरना ऐसा हो रहा नहीं हो सकता। इससे पहले किसी बंदे ने कहा है इस कुर्सी पे बैठ के प्रधानमंत्री की कि मैं तो फ़कीर हूँ, झोला था जिस दिन मेरे पास जाया था मैं, अब अच्छे काम करने दो, नहीं तो मेरे पास वही झोला उठाऊंगा और चला जाऊंगा। ये वो जो बोलते हैं वही करते हैं, कथनी तो करने के उनको पूरे। फकीर मानते हैं? वो बादशाह है, दुर्वेश भी है, इसीलिए ऐसा हो रहा है उनका। लोगों को बुलाया नहीं जाता, जहां जाते हैं लोग अपने आप ऐसे टिकटकी लगा के, रॉकिंग स्टार है वो। मेडिसन स्क्वायर गार्डन कभी फुल हुआ, पॉलिटिशियन को तो लोग दुखी हो जाते थे, देखना नहीं चाहते। तकरीर इतनी खुश्क तकरीर होती थी। वो मेडिसन स्क्वायर गार्डन में गया, उसने संस्कृति को, अपने इस इंडियन संस्कृति को, अपने इष्ट को इतना ऊपर दर्जा दिया कि वाइट हाउस में बराक ओबामा सा मोस्ट पावरफुल हस्ती वो खाना दे रही, वो होस्ट कर रही है, वो कह रहा है कि मेरे भाई व्रत हैं, मैं तो नींबू पानी पीऊंगा। बात खाने पीने की अभी जो दिल्ली को उन्होंने शुभकामना दी, आप देखिए कितनी खूबसूरत। उन्होंने कहा टीम दिल्ली बीजेपी की कड़ी मेहनत को बधाई, सबको समाहित कर लिया एक लाइन में। हंसराजन जी, वाह वाह, आप लोग तो मतलब ऐसे नतमस्तक हैं। नहीं, हम नतमस्तक वही होते हैं, कहते हैं ना कि हम गैरतमंद हैं, जहां दिल झुका है वहीं सर झुका, मुझे कोई सजदे से रोकेगा क्या साहब। हम लोग कौन ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन है, हम तो इसलिए आए हैं कि एक सच्चा व्यक्ति आया है, बेईमानों का खात्मा हो रहा है, हम उनको मजबूत करने में लगे हैं, चाहे इसमें शहादत भी चली जाए अपनी, बट इसमें उनका साथ अंत तक देंगे। तो आप लोग राजनीति में क्या नरेंद्र मोदी के कारण ही आए, या आप लोग तो पहले भी थे? आप भी पहले थे, आप भी पहले थे, आप दोनों किसी जमाने में कांग्रेस के सपोर्टर थे, किसी जमाने में कांग्रेस के साथ खड़े थे। नहीं, जब कहीं नहीं थे तो हर जगह थे। जब कहीं नहीं थे तो हर जगह थे, जहां दिल से आए। कहा ना मैं तो आपको देखिए ना, मैं तो एक चुनाव भी लड़ गया था, लेकिन वो मैं था ही नहीं। 3 महीने के लिए चुनाव में आया, चुनाव बीता गया, वो नहीं था। जहां दिल झुका, हम उनकी तारीफ इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमको क्या जीवन में नहीं था जो उनसे मुझे मिलना है, क्या मिल जाएगा। कल तक अपने मर्जी से सोता था, जागता था, आज जनता की मर्जी से सोता हूँ, जागता हूँ। ये जलंधर से इनको फोन किया, आपके लोगों ने, ये बोल रहे हैं वहां से मैं गाड़ी से चला आया। जी, ये सब। लेकिन एक बात है, जैसे मैं बोलता हूँ ना, जैसे गोरक्षकों के नाम पे जो गुंडई कर रहे हैं, उनको उन्होंने बोला अब इसी में उलझ के रह जाओ। किसी ने अवार्ड वापसी कर दी, उसी में उलझ के रह जाओ। एक बिंदु पे उलझने वाले मेरे भारत के प्रेमियों, जरा अपने मन के विस्तार को बड़ा करो, पॉजिटिविटी लाओ। निगेटिविटी लाते रहोगे, अपने में तुम नष्ट हो जाओगे और देश आगे बढ़ता जाएगा। इसी पॉजिटिविटी के साथ कि मनोज तिवारी शायद दिल्ली के भावी मुख्यमंत्री होंगे। अनुराधा जी, बस इनका बस चले तो आज शपथ करा के जाएंगे। थैंक यू सो मच मनोज जी, थैंक यू जी। तो ये थे आमने सामने में मनोज तिवारी जी और देश के प्रसिद्ध सूफी गायक हंसराज हंस जी। मैं अनुराधा प्रसाद किसी और पर्सनालिटी के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।